माई सेल्फ आकाश शर्मा और मैं मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाके प्रेस करें, जिससे आप लोगों को मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जारी होती रहेगी। MSN फर्स्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखो, हमने पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में फर्स्ट डिजीज में कोरोनरी आर्टरी के बारे में डिस्कशन किया था। करते हैं हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। इसमें हमने पिछली डिजीज बात की थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, जो हमने हमारे जिसकी लिंक हमने हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी थी। और नेक्स्ट बात करेंगे हम आज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, जो कि सिस्टम की नई डिजीज होगी। कौन सी? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि एमआई के बारे में आज क्या करेंगे? हम डिस्कशन करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम क्या क्या टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे इसकी डेफिनेशंस के बारे में कि ये होता क्या है, कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती क्या चीज है, इसके बारे में। सेकंड पे बात करेंगे हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण से ये डिजीज हमारे हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कॉजेस के बारे में। कॉजेस के अलावा हम बात करेंगे इसके साइन सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या इस डिजीज के क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, लैब डायग्नोसिस के बारे में एंड मैनेजमेंट के बारे में। आज हम इस डिजीज के अंदर ये सारे पोर्शंस के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, कॉजेस के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में एंड लैब डायग्नोसिस के बारे में एंड मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। देखो, अब बात करते हैं हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की कि क्या होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखो, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एमआई, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एमआई कह रहे हैं। इसको हम एक वर्ड में कह सकते हैं, इट आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। इसको क्या कहते हैं? हम हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है। देखो, यहाँ पे क्या है, ये कुछ हार्ट की मसल्स होती है। ये क्या है? मसल्स है, मसल्स ऑफ हार्ट, मसल्स ऑफ हार्ट। हार्ट की क्या है? मसल्स है। यहां पे क्या होती है? सप्लाइंग होती है। क्या होती है? सप्लाइंग होती है। यहां से सप्लाइंग होती है ब्लड, सप्लाई होती है, और यहां से होती है O2 सप्लाई। ये क्या होती है? सप्लाई होती है। इनको सप्लाई कौन कराता है? बात करें कि सप्लाई, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है हार्ट की मसल्स का, तो कौन करा रहा है? जो कि हम कहते हैं सीएडी। कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी क्या कराती है? ब्लड सप्लाई कराती है एंड ऑक्सीजन सप्लाई कराती है हार्ट की मसल्स तक। अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक होता क्यों है। हार्ट अटैक के अंदर क्या कारण होता है? जब कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कराती है हार्ट की मसल्स को और ऑक्सीजन सप्लाई कराती है, उस दौरान क्या होता है? सडनली, कह सकते हैं एक वर्ड में, सडनली सडनली क्या जाते हैं उस आर्टरी के अंदर? ये आर्टरीज जा रही है, तो आर्टरीज के अंदर सडनली क्या जाते हैं? कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन का मीन्स हो जाता है रुकावट। कुछ रुकावटें आ जाती है। अब जैसे वो रुकावट आती है, कोरोनरी आर्टरी ने ब्लड सप्लाई कराई, हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कराई, उसमें क्या है? कुछ सडनली, यानी कि अचानक से क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आई। ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आते ही क्या हो जाता है? ब्लड सप्लाई भी क्या हो जाती है? कम, स्लो हो जाती है, और ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। इस कारण से जो कंडीशन जनरेट होती है हमारे, उसे कहते हैं हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यहाँ पे बात हो गई डेफिनेशन। अब इसको क्या कह सकते हैं डेफिनेशन में? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। इसको क्या कहते हैं? हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसके अंदर एक ऐसी कंडीशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज ए कैरेक्टराइज्ड कंडीशन होती है, एक कोरोनरी आर्टरी और ब्लड and oxygen flow to the heart muscles and then comes into the suddenly obstruction या suddenly C-sections by the
कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या जाता है, सडनली ऑफ सेक्शन या सडनली सी सेक्शन की कंडीशन चल जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और हार्ट अटैक बोलते हैं। और इसमें क्या कह सकते हैं, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। क्या होती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, या एक नेक्रोसिवल, एक नेक्रोसिवल मतलब कि एक बहुत हार्मफुल, एक हार्मफुल कंडीशन होती है, जो कि कंप्लीटली तौर पे हमारी को हार्ट को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, या हार्ट की जो सफिशिएंसी होती है उसको भी कंप्लीटली तौर पे क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है। और उसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक या हार्ट डेथ कहते हैं। ये क्या होती है, डेफिनेशन की बात हो गई हमारे मायोकार्डियल इंफार्क्शन की। रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कि कौन कौन से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुई थी, तो उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं जिसके कारण से एमआई की कंडीशन जनरेट होती है मोस्टली। तो अब बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। देखो अब रिस्क फैक्टर के बारे में बताते हैं। देखो अब बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स के कौन कौन से जनरल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किसके, एमआई के, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास ओबेसिटी, यानी कि वजन का बढ़ जाना। ओबेसिटी क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस के कारण से भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग हो सकता है, हैवी फेटेड डाइट के कारण से ये कंडीशन हो जाती है, एल्कोहलिज्म की कंडीशन के कारण से हो सकता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में हो सकता है, एडवांस एज की कंडीशंस में हो सकता है, और एक होता है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। इसके कारण से भी सारे क्या होते हैं, ये कुछ जनरल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, ओबेसिटी, स्ट्रेस। बात करते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कॉजेस के बारे में, कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं इसके मायोकार्डियल इंफार्क्शन के। देखो सबसे पहले हमारे पास इसके जो कॉजेस की बात करते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा हमारे पास के कॉज होते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा हो सकता है हमारे पास थ्रोम्बोसिस, कौन सा, थ्रोम्बोसिस। इसके अलावा हमारे पास होता है एम्बोलिज्म, और एक होता है इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज होता है जो कोरोनरी प्लेक्यू, कोरोनरी प्लेक्यू ऑक्यूलेशन। ये क्या होता है, ऑक्यूलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस होते हैं किसका, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखने को मिलती है हमारे को कौन सी, दो कंडीशन। एक होता है इसमें आरोटा इन्फ्लामेशन, और वेस्कुलाइटिस, ये सब क्या होते हैं, कॉज होते हैं। देखो सबसे पहला कॉज कौन सा होता है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। देखो कौन सी थी, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले कौन सा कॉज था हमारे पास, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि एक तरीके से हार्डनिंग या नैरोइंग की कंडीशन सारा ना आर्टरीज के अंदर। सेकंड नंबर पे था हमारे पास अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस में एक तरीके से प्लेको का एक तरीके से एक्यूमुलेशन हो जाना, यानी फैट का एंड कोलेस्ट्रॉल का। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस की कंडीशन जनरेट हो जाती है। इसके अलावा एम्बोलिज्म के कारण से क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। और लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है किसका, एमआई का, वो कौन सा होता है, कोरोनरी प्लेक्यू ऑक्यूलेशन। यानी कि इसमें दो कंडीशन होती है आरोटा इन्फ्लामेशन की, और एक होता है वेस्कुलरिटी, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल्स। इन्फ्लामेशन का मींस कह सकते हैं एक तरीके से इंजरी। इन्फ्लामेशन का मींस क्या होता है, इंजरी होता है। ये सब क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन के। पैथोफिजियोलॉजी की किसके, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ
MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। देखो मैं बता दूं, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी फैक्टर के कारण से, कोई भी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर की कंडीशन होती है। उसके बाद क्या हो सकता है हमारे पास, कोरोनरी आर्थेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो जाती है। कोरोनरी आर्थेरोस्क्लेरोसिस के बाद क्या होता है, जो ब्लड की सप्लाइंग होती है वो क्या हो जाती है, जो मायोकार्डियल मसल्स तक ब्लड की सप्लाइंग होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही ब्लड की सप्लाई डिक्रीज होती है हार्ट की मसल्स तक, तो उसके कारण से क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की सप्लाइंग भी डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ऑक्सीजन की सप्लाइंग डिक्रीज होती है तो उसके कारण से हमारे को क्या होती है, कुछ नीड होती है। किसकी नीड होती है, ब्लड की एंड ऑक्सीजन की, ब्लड की एंड ऑक्सीजन की क्या हुई, नीड हुई। अब जैसे ही नीड होती है हमारे को, सबसे पहले ब्लड की नीड हुई, अब ब्लड की नीड हुई तो ऑक्सीजन की नीड भी हुई। अब ऑक्सीजन की जैसे ही नीड होती है तो उसके कारण से क्या होता है, जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट, जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, एकदम से क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। जिस कारण से कंडीशन कौन सी होती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की। क्या हुआ, सबसे पहले किसी भी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, यानी कि किसी भी फैक्टर के कारण से क्या हुआ, कोरोनरी आर्थेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हुई। कोरोनरी आर्थेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशंस के बाद क्या हुआ, ब्लड की जो सप्लाई थी हार्ट की मसल्स तक वो डिक्रीज हुई। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स की। किसके साइन सिम्टम की, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की। साइन सिम्टम ऑफ एमआई की। अब कौन कौन से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, हमारे को क्या क्या निशानी देखने को मिलती है, कौन सी डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर। अब देखो बात करते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा चेस्ट पेन, चेस्ट पेन। इसके अलावा पेन देखने को मिलता है कहां पर, जॉ, शोल्डर, आर्म, नेक, कौन सा, लेफ्ट। इसके अलावा पेन क्या हो गया, सबसे पहले हमको देखने को मिला चेस्ट पेन देखने को मिलता है। पेन की कंडीशन देखने को मिलती है जॉ में, शोल्डर में, आर्म में, नेक में, लेफ्ट साइड के अंदर क्या देखने को मिलता है, पेन। इसके अलावा हमारे को देखने को मिलती है कार्डियक डिसएरिथमिया की कंडीशन, कार्डियक कार्डियक डिसएरिथमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे को देखने को मिलता है कौन सी कंडीशन, कोमा की कंडीशन, कोमा की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे को क्या देखने को मिलता है इसमें, इसके अलावा हमारे को इसमें डेजीनेस की कंडीशन देखने को मिलती है, डेजीनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे पास में देखने को मिलेगी नोजिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्रीथलेसनेस की कंडीशन होती है, ब्रीथलेसनेस की कंडीशन हो जाती है ना। इसके अलावा हमारे पास ब्लड 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 टिंगल स्पुटम की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास क्या मिलेगा, रेस्टलेसनेस की कंडीशन, रेस्टलेसनेस की कंडीशन देखने को मिलती है, और रेस्ट्रोस्टर्नम चेस्ट पेन की कंडीशन, चेस्ट पेन। ये सारी कंडीशन हमको देखने को मिलती है साइन सिम्टम्स है, ये किसके, एमआई की। ये सारी कंडीशन हमको देखने को मिलती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर। कौन कौन सी कंडीशन, चेस्ट पेन की कंडीशन, पेन देखने को मिलता है जॉ में, शोल्डर में, आर्म में, नेक में और लेफ्ट साइड के अंदर। कार्डियक डिसएरिथमिया की कंडीशन, यानी कि जो रिथम होती है हार्ट की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है या एब्नॉर्मल या एब्सेंस हो सकती है कार्डियक की रेट, वो कार्डियक डिसएरिथमिया। इसके अलावा कोमा की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा डेजीनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी, एनोरेक्सिया की मिलेगी, नोजिया की कंडीशन देखने को मिलती है, बेचैनी, नोजिया नहीं बेचैनी, एनोरेक्सिया के भूख कम लगना, और डेजीनेस का मतलब होता है एक तरीके से इरिटेबिलिटी। इसके अलावा हमारे को देखने को मिलेगी ब्रीथलेसनेस की कंडीशंस, ब्लड टिंगल स्पुटम की कंडीशन देखने को मिलती है, और रेस्टलेसनेस एंड रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन की कंडीशन देखने को मिलती है। सब क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं किसके, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के। तो आप बात करते हैं हम लैब डायग्नोसिस की, किसके, एमआई के, लैब डायग्नोसिस की, लैब डायग्नोसिस ऑफ लैब डायग्नोसिस की। अब सबसे पहला लैब डायग्नोसिस हमारे पास कौन सा होता है, पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल
एग्जामिनेशन। सेकंड नंबर पे होता है हमारे पास हिस्ट्री कलेक्शन। इसके अलावा देखने को मिलता है हमारे पास ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ईसीजी की। इसके अलावा हमारे पास देखने को मिलता है ईएसआर चेक। ईएसआर चेक कराया जाता है। ईएसआर का मीन्स होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसके अलावा हमारे को देखने को मिलेगा इकोग्राम, इको कार्डियोग्राम का। इसके अलावा देखने को मिलता है हमारे को क्या, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। इसके अलावा हम कर सकते हैं इसमें क्या, यूरिन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल। ये सारे क्या करे जाते हैं, टेस्ट करे जाते हैं किसमें, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर हम कौन कौन से लैब डायग्नोसिस कर सकते हैं, सबसे पहले करते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, नेक्स्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। इसके बाद हम करते हैं इसमें इरिथ्रोसेडिमेंटेशन यानी कि ईएसआर टेस्ट। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राम, इको यहाँ पे इकोकार्डियोग्राम एंड नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे। इसके बाद कर सकते हैं यूरिन टेस्ट एंड लास्ट कर सकते हैं हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये सब क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं एमआई के। ठीक है, इसके सेकंड नंबर पे हम इसमें कौन सी दे सकते हैं, कैल्शियम ब्लॉकर्स। कौन सी देते हैं, कैल्शियम ब्लॉकर्स। कैल्शियम ब्लॉकर्स के बाद तीसरे नंबर पे हम इसमें दे सकते हैं एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स के अलावा चौथे नंबर पे हम इसमें देते हैं एंटीबायोटिक्स और पांचवें नंबर पे हम इसमें देते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। देखो अब मैं एग्जांपल बता दूं इनमें से एक एक करके आपको। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आती है प्रोपेनालोल, लोल के नाम से, एंड एटिनालोल के नाम से, एटिनालोल के नाम से, है ना। कैल्शियम ब्लॉकर में कौन सी आती है, नेफिडिपाइन, नेफिडिपाइन एंड एमलिडोपाइन, एमलिडोपाइन के नाम से। एनाल्जेसिक में हम कौन सी दे सकते हैं पेशेंट को, मॉर्फिन सल्फेट। कौन सी, मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट कब दे सकते हैं, एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, दर्द के दौरान। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में कौन सी दे सकते हैं पेशेंट को, इसमें हम दे सकते हैं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। और लास्ट दे सकते हैं थ्रोम्बोलाइटिक, जो कि कौन सी आती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज के नाम से ड्रग्स आती है ना, जो कि दे सकते हैं हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के अंदर। ये सारा क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। इसके बाद कौन सा, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम दो टेस्ट की जाते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट के दौरान हम दो ही सर्जरी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम करते हैं सर्जरी। कौन सी, सर्जरी के अंदर, सर्जरी के अंदर हम कौन कौन से कर सकते हैं, दो। एक कर सकते हैं पीटीसीए एंड सेकंड कर सकते हैं सीएबीजी। दो टेस्ट हम कर सकते हैं, कौन सी, पीटीसीए एंड सीएबीजी। सबसे पहले बात करते हैं पीटीसीए क्या होता है। पीटीसीए होता है पर क्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। पीटीसीए का मींस क्या होता है, पर क्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये कौन सी होती है, फर्स्ट डायग्नोसिस होती है। सेकंड होती है सीएबीजी यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कौन सी होती है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये क्या होती है, सर्जिकल मैनेजमेंट होती है। लास्ट में बात करता हूं मैनेजमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट की। यही बात कर लेते हैं हम इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट की। देखो नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या हो सकता है, हम पेशेंट के क्या करते हैं, देखो इसके नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले होती है, हम देखा जाता है इसके अंदर चेस्ट पेन। सबसे पहले क्या देखा जाता है, चेस्ट पेन, जो किससे रिलेटेड देखा जाता है, डिक्रीज द ब्लड कोरोनरी फ्लो इन द कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसके रिलेटेड जो चेस्ट पेन होता है वो देखा जाता है। इसके अलावा हम इसमें क्या देख सकते हैं, डिक्रीज कार्डियक ऑर्थोनिया एंड डिस्निया की कंडीशन, किसकी, ऑर्थोनिया एंड डिस्निया की कंडीशन देख सकते हैं जो रिलेटेड टू डिक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई के कारण से। तीसरे नंबर पे हम इसमें क्या देख सकते हैं, एंजाइटी की कंडीशन देख सकते हैं, किसकी, एंजाइटी की, जो किससे रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट की रिलेटेड, हॉस्पिटली एनवायरनमेंट के कारण से जो एंजाइटी होती है वो देख सकते हैं तीसरे पे। चौथे नंबर पे इसके नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या देख सकते हैं, रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन। काय का रिस्क,
रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन, रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग सिटिंग के कारण। और लास्ट में हम डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कंडीशन। और इसमें एक अलग दे सकते हैं नॉलेज ऑफ डेफिशिएंसी जो रिलेटेड टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट बेस्ड कंडीशंस होती है। यहाँ पे हमारा कौन सा टॉपिक खत्म होता है, कार्डियोवास्कुलर की सेकंड डिजीज खत्म कर लेते हैं हम यहाँ पे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो कि हार्ट अटैक, ये हमारे खत्म होता है इस वीडियो के अंदर। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें एंड लाइक करें।